साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम जेएनयू कैंपस में हैं और हमारे साथ जेएनयू बापसा की प्रेसिडेंट है और जिनका नाम प्रियांशी आर्या है। बता दें कि यहाँ विश्वविद्यालय की तमाम राजनीतिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में प्रियांशी आर्या लगातार काम कर रही हैं और आप नाम जानते हैं इनका, सभी लोग जानते हैं चूँकि पिछले इलेक्शन में ये विनर रही थी और उसके बाद से ही जो इनका सोशल और पॉलिटिकल यहाँ पर जो काम है वो लगातार पूरा देश देख रहा है। ऐसे में एक बात फिर सामने आई है कि जब भी कोई भी महिला जब सामाजिक और राजनीतिक मूवमेंट की बात करती है, चाहे वो विद्यार्थी दशा में हो या सामान्य दशा में हो, तो ऐसे में महिलाओं के चरित्र को लेकर कई बार बयानबाजी होती है और इस बयानबाजी को हम हमेशा इस बात से ही डिफ़ाइन करते हैं कि उसमें कहीं न कहीं जातिवादी सोच जो है, वो जातिवादी मानसिकता पनप रही है। आज यही मामला प्रियांशी आर्या के साथ हुआ है, जो कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट की एक स्कॉलर है और यहाँ पर वो प्रतिनिधि भी है। तो ऐसे में इनसे बातचीत करेंगे पूरा क्या मामला है जेएनयू के अंदर और कौन ऐसे लोग हैं जो जातिवादी मानसिकता को लेकर ऐसे इंस्टीट्यूट में भी पहुंच रहे हैं और बावजूद इसके यहाँ पर भी वही सोच के साथ पनप रहा है जो सोच इंस्टीट्यूट के बाहर भी है। तो आज बात करेंगे प्रियांशी आर्या का। बहुत बहुत स्वागत है प्रियांशी जी। जय भीम आपको भी और स्वागत है। थैंक यू आपने ये करा। सबसे पहले प्रियांशी, आप प्रेसिडेंट हैं तो आपका एक सफ़र होगा। हम जानना चाहेंगे कि आपका एक सामान्य विद्यार्थिनी से लेकर प्रेसिडेंट तक का सफ़र जो है वो कैसा रहा? देखिए, बापसा में तो मैं एज अ एक्टिविस्ट पहले ही जुड़ गई थी। जी। फिर बापसा ने इतना मुझे समझा कि मैं जो जनरल सेक्रेटरी पद की उम्मीदवार रहूँ उसकी तरफ से, जी। कि मैंने बापसा के लोगों के साथ ही सीखा है, उनके साथ ही मैंने अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी भी सीखी है, उनके साथ मैंने लिखा पढ़ा है और उनके साथ ही मैं आगे बढ़ी हूँ और उन्होंने फिर मुझे इतना काबिल समझा कि मैं जनरल सेक्रेटरी की उम्मीदवार बनूँ। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी और उसके मैं जीत के भी आई। और 1 साल के अपने इस कार्यकाल में जब मैं आई तो मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। और ख़ासकर अगर वो रिप्रेजेंटेटिव महिला रिप्रेजेंटेटिव होती है तो तमाम संघर्षों के साथ, चाहे वो घर का संघर्ष हो, चाहे वो समाज का बाहर का संघर्ष हो, कैसे-कैसी चीज़ें उसे फ़ेस करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने महसूस करी हैं, फ़ेस करी हैं। फिर भी मैं डट के उनका सामना करा है, उनसे लड़ते हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत संघर्ष करके अपना ये कार्यकाल अभी जो समाप्त होने वाला है, जल्दी जेएनयूएसयू इलेक्शन होने वाले हैं, वो ख़त्म करना है। और बापसा ने फिर मुझे इतना और काबिल समझा कि बापसा का भी प्रेसिडेंट बनाया कि संगठन और आगे मैं ले जा पाऊँ। तो अभी ये जो मामला सामने आया है, तो वो क्या पूरा मामला है कि जिन्होंने आप पर एलिगेशंस लगाए या संगठन के बापसा को लेकर भी एलिगेशंस लगाए हैं, ये क्या ओवरऑल वाक़ई में चरित्र हनन का मामला है या फिर क्या मामला है? पूरा मामला समझाइए आप। देखिए, मैं जेएनयूएसयू जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो जी। मेरा एक वो बनता है कि मैं मीटिंग्स बुलाऊँ। तो ऐसे ही ऑल ऑर्गेनाइजेशन सभी संगठनों की मीटिंग मैंने जेएनयू में बुलाई थी हुँ। और उस मीटिंग में ये डिस्कस करना था कि जेएनयूएसयू इलेक्शन के लिए जो हमारे संघर्ष चल रहा था उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। इस संघर्ष में कहीं न कहीं 2 भाग बढ़ चुके थे। एक भाग बाकी 3 ऑफिस बेयरर जो हम वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का था हुँ। और एक भाग प्रेसिडेंट का था। प्रेसिडेंट जो एक आइसा नाम के संगठन से आते हैं। तो कुछ मतभेद, आपसी मतभेद होते रहते थे, पर मैंने ये नहीं समझा था कि इन आपसी मतभेदों में और जो भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहे हैं, उसमें चीज़ें इतनी बिगड़ जाएँगी कि सामने से इस तरह के अटैक्स आने लगेंगे। हुँ। मैं देखती हूँ कि जब मैं या मेरा संगठन एड्रेस कर रहे होते हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग को, तो जो मुद्दे की बात होती है, उस पे बात ना करके छोटी-छोटी मतलब बाकी बातों में मुझे पकड़ा या मेरे संगठन को हैकल करा जाता है। हुँ। इन चीज़ों को मिसलीड करा जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जाती है। तो वहीं पे ऐसा भी होता है कि सामने एक जो आइसा के संगठन वाले बैठे थे, तो किसी चीज़ का, किसी इल्ज़ाम का मेरे संगठन के लोग, मेरे संगठन के साथी और मैं उनके साथ ही बैठी थी हुँ। कि मेरे संगठन के साथी जवाब दे रहे थे। हुँ। तो उस जवाब जब दे रहे थे, उसको जवाब को बिना सुने हुए वहाँ से एक ठाकुर लड़का आइसा का ये हुँ। बोलता है कि अरे इन लोगों से बात करना ही बेकार है, इनका कैरेक्टर ही ऐसा होता है।
इनसे इन लोगों से बात करना ही बेकार है, इनका कैरेक्टर ही ऐसा होता है। तो वो इतना इंसल्टिंग स्टेटमेंट हम लोगों को, मुझे खासकर महसूस हुआ, क्योंकि मैं उस संगठन को लीड कर रही हूँ, मैं उस संगठन की प्रेसिडेंट इन हूँ। लोगों से कहा। और इन लोगों से कहा जिस हिसाब से वो जो हैं, उनका कास्ट लोकेशन क्या है, वो ठाकुर हैं। तो उनको तो यही पल्ला बड़ा करा है कि ये लोग, कुछ लोग होते हैं इन लोग जो आपसे, जो अछूत हैं, जो आपसे अलग हैं, और उसने उसी मेंटालिटी के साथ हमें कैरेक्टराइज करा। बापसा जो SC ST आदिवासी OBC इन सब का संगठन है, महिलाओं का संगठन है, क्वेयर पीपल का संगठन, उन्होंने उसने ऐसे उसको उनको कैटेगराइज करा कि ये लोग कुछ अलग हैं, कि अरे बात करने लायक भी नहीं है। ये इनका चरित्र ही ऐसा होता है, इनका कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि एक समाज के चरित्र पे, समाज को जो महिला लीड कर रही है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को महिला लीड कर रही है, उसके चरित्र पे उसने इतना बड़ा 70-80 लोगों के सामने उसने एक बार भी नहीं झिझका ये बोलने से पहले, उसको कोई शर्म नहीं आई। उसका वो कास्टिस्ट एटीट्यूड उधर ही रिवील हो गया कि कैसे इसने ऐसा बोल दिया। तो अभी तक कोई उनका स्पष्टीकरण आया कि नहीं हमसे गलती हो गई, या फिर हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था? उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। बाकी उनके संगठन, उनकी तरफ से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। इस वाक़या का उन्होंने मेंशन भी नहीं करा है कहीं, जबकि बाकी संगठन और बाकी सारे लोग इसके गवाह हैं और इसमें स्टेटमेंट्स भी निकाल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। पर उनकी तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आई है, और तो और वो मिस इन्फॉर्मेशन और स्प्रेड कर रहे हैं ताकि ये मामला ये डाइवर्ट हो जाए। ऊपर से ये भी होता है कि हम देखते हैं उस टाइम पे कि जैसे ही मेरे संगठन के लोग उनको कन्फ्रंट करने जाते हैं, तो उनके सामने सारे अपर कास्ट उस संगठन के खड़े हो जाते हैं, और ऊपर से नारे ऐसे लगते हैं कि साथ ही वो गलती कर रहे हैं कि उन्होंने किसी को चरित्रहीन बोला है, उन कैरेक्टर पे सवाल उठाया है। तो उसके भी नारे मेरे ऊपर ही लगते हैं कि प्रियांशी आर्या माफ़ी मांगो। उल्टा चोर कोतवाल को हाँ, डांटे वही कि प्रियांशी आर्या माफ़ी मांगो, प्रियांशी आर्या माफ़ी मांगो, बापसा मुर्दाबाद। ऐसे ऐसे नारे वहाँ पे लगते हैं, और ऐसा कास्टिस्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि एक ठाकुर, कास्टिस्ट ठाकुर को बचाने के लिए सब खड़े हो गए हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इंटरेस्टिंगली ये वाक़या भी आया कि 1 घंटा नहीं होता है उस वाक़या को, कि मुझे एक मीटिंग में जाना होता है एडवोकेट के साथ। सारे JNUSC ऑफिस बेरर्स को मीटिंग में बुलाया जाता है, 4 लोग हैं हम, कि एडवोकेट कुछ केस था उस पे कंसल्ट करने जाना था, और वहाँ पे उस इंसान का कोई रोल नहीं था जिसने ये स्टेटमेंट बोला हम लोगों को। फिर भी वो इंसान उस मीटिंग में आता है, एक क्लोज क्वार्टर्स में। मैं जब अपने संगठन से अकेली रिप्रेजेंटेटिव हूँ उधर, पर उस संगठन से ऑलरेडी 2 लोग हैं, पर उसको भी लेके आते हैं, तो वो कोई मतलब नहीं बनता। ना ही वो JNUSC ऑफिस बेरर है, ना ही वो कोई रिप्रेजेंटेटिव है कि उसका उस मीटिंग में आने का मतलब बनता है। और उस मीटिंग में आके भी उसका एरोगेंस देखिए, कि एक तो वो बेशर्मी से मीटिंग में आता है और उसका संगठन भी उसको भेजता है, कि उनको लगता है कि कोई बड़ी बात उसने कही नहीं है। ऐसे किसी पे लांछन उसने नहीं लगाया, किसी को इंसल्ट नहीं करा है, कि वो उसका संगठन भी भेज देता है, या जानबूझ के भेजता है कि इसको डराओ, उसको थ्रेटन करो, इंटिमिडेट करो, क्योंकि उनको पता था मैं अकेली हूँ। और उसके बाद उसका वो देखिए कि एरोगेंस देखिए कि उसके बाद वो मेरे से बात करने की भी कोशिश करता है, जबकि मैं उस चीज़ का बिल्कुल सही से रिस्पॉन्ड नहीं करती। पर ये वाली चीज़ कि उनको लगता है कि उनका गांव है, वो कुछ भी कह के चल देंगे और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, उनको पे कोई आँच नहीं आएगी, तो ये वाली बात तो गलत है। कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हुए, और सभी लोगों ने वहाँ पे इसकी कड़ी निंदा करी है, और हम इस पे एक्शन भी लेने की। अभी क्या एक्शन लेने का क्या विचार है, क्या स्टेटस है? क्या कोई कंप्लेन दर्ज की है आपने? अभी तक कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है, पर हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। जब हमारा संगठन हमेशा अपने वजूद की यहाँ पे लड़ाई करता आया है, और संगठन की ही बात नहीं है, यहाँ के संगठन के इंडिविजुअल्स की बात है, जो तमाम उस तबके से आते हैं जिसको हमेशा दबा कुचला है, जिनको हमेशा एक पेरीफेरी में रखा जाता है कि ये लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, ये लोग गंदे हैं, ये लोग अछूत हैं। उसी कैरेक्टर के साथ कोई हमें ऐसा बोलता है, तो हम JNU में आए हैं, हम ये सब सुनने नहीं आए हैं, तो हम इसमें चुप भी नहीं बैठेंगे। एक और वाक़या मैं बताती हूँ कि उसी संगठन के ये 13 अगस्त की बात है पिछले साल, कि उसी संगठन के प्रेसिडेंट जो हैं, वो हैं कि हमारा कुछ हंगर स्ट्राइक का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हमारा वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे एक जय भीम का फ्लैग लगाया था, जिसमें जय भीम लिखा था, अशोक चक्र बना था और नीला झंडा था वहाँ पे। ठीक है, वो JNUSC प्रोटेस्ट साइट था।
पर उस जय भीम के फ्लैग में किसी संगठन का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ जय भीम लिखा था, अशोक चक्र बना था। तो वहाँ के जो आयसा जेएनयू यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत ही अग्रेसिवली कहते हैं कि इसको हटाओ, इस झंडे को हटाओ, ये झंडा यहाँ पे नहीं लगेगा, किसी संगठन का झंडा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे कुछ साथी हैं, मैं तो नहीं थी उस टाइम पे, पर हमारे साथी जो हैं वो कहते हैं कि ये इसमें किसी संगठन का वो नहीं है, तो बाबा साहब का झंडा है, हम क्यों हटाएं। तो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पे ये झंडा पता चलता है कि आप लोग ही लगाते हैं और आप लोगों का झंडा है, आप हटाइए इसको। और वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है, अग्रेसिवली इस चीज़ को कन्फ्रंट करता है। इस उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके एटीट्यूड में ही एक इतना अपर कास्ट एरोगेंस, इतना अपर कास्ट अग्रेशन दिखता है कि वो हमारे वहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं उनमें से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी भी थे, और दलित पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको तक वो थ्रेटन करने का उसका ऐसा एटीट्यूड रहता है। और जब हमने इस मुद्दे को उस टाइम पे भी उठाया था और आयशा से माफ़ी मांगी थी, आयशा से कहा था कि इसके खिलाफ एक्शन करा जाए, पर अभी तक आयशा ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं हटा पाया है। कोई नहीं हटाया। वो अभी भी प्रेसिडेंट है, वो अभी भी सब सुख चैन से जी रहा है। तो मतलब आयशा ऐसे नेताओं को या फिर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देती है कि जो जातीय घमंड पाल रहे हैं, और उस जातीय घमंड को चलते मतलब जो चीज़ें हम एबीवीपी में देख रहे हैं या एनएसयूआई में देखते हैं, वो चीज़ अब आयशा में भी है। फिर उन तो वो भी यही कास्ट सिस्टम को ही सपोर्ट करते हैं, ये भी माना जाएगा? ऐसा कोई एलिगेशन है आपका? जी, ये तो हमारा हमेशा से ये क्रिटिसिज्म रहा है कि जब भी अगर आयशा भी है या एमएल भी है, वो क्लेम करता है कि हमारी लेगेसी रही है कि दलित बहुजनों ने हमारे मूवमेंट में जुड़े हैं। तो हम ये मानते हैं कि आपके मूवमेंट में जो दलित बहुजन लोगों का खून हुआ है, जो शहीद हुए हैं, जो आप कहते हैं, पर आपके मूवमेंट के लीडर्स जो है वो अपर कास्ट रहते हैं। भट्टाचार्य, ये सारे आपको जो ब्राह्मण नाम होंगे वो रहेंगे कुर्सी पे, और बाकी मर रहे होंगे सड़कों पे जो दलित बहुजन लोग हैं। तो यही है कि ऐसा नहीं है कि आयशा ने कुछ दलित लोग नहीं रखे हैं या दलित नहीं है उसमें। जैसे वहाँ के जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट जो उस संगठन से आते हैं वो भी दलित हैं, पर हमारा ये मानना है कि उन दलितों की इतनी आवाज़ उस संगठन में सुनी जाती है कि नहीं, क्योंकि जब वो आयशा जेएनयू यूनिट के प्रेसिडेंट ने जय भीम के झंडे का ऐसा अपमान करा, तो आयशा के तमाम दलित लोग उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाए, कि उनकी सुनी नहीं गई, कि इस प्रेसिडेंट, वो अभी भी प्रेसिडेंट पोस्ट पे रहा, और फिर आयशा के तमाम दलित लोग जिनको गुस्सा भी आया होगा इस पे कोई रिटेलिएट नहीं कर पाए। तो ये दर्शाता है कि आयशा एज अ स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर कितना एक्चुअल में ब्राह्मणों को वैल्यू करता है, बामनों को वैल्यू करता है, ठाकुरों को वैल्यू करता है, भूमिहारों को वैल्यू करता है, और कितना दलित बहुजनों को वैल्यू करता है। तो अभी आपकी क्या मांग है? देखिए, हमारी मांग स्पष्ट है कि इस चीज़ की सब कड़ी निंदा करें, और आयशा को पब्लिक प्लेटफॉर्म से हर तरीके से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। इन लोगों के खिलाफ आयशा को एक्शन लेना पड़ेगा कि इनको अपने संगठन से निकालें, वरना अगर ऐसा जातिगत संगठन इस जेएनयू में रहेगा तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, हम उसकी उतनी ही कड़ी निंदा करेंगे जितनी हम एबीवीपी की करते हैं। जातिवाद, जैसे बाबा साहेब ने भी कहा, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रीस्टली ब्राह्मण्स एंड द सेक्युलर ब्राह्मण्स। हम भी वही मानते हैं, जातिवाद किसी भी संगठन में हो, किसी भी रूप में हो, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों को ये मैं बता दूं कि वो उनका गांव नहीं है कि वो कुछ भी कह के चले जाएंगे। गांव को छोड़ के हम यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, और ये सब सुनने नहीं आए हैं, बहुत संघर्ष के बाद आए हैं, और ये सब सुनने नहीं आए, और हम नहीं सुनेंगे। हमारे साथ प्रियांशी आर्या है और जिनसे बातचीत कर रहे थे। विश्वविद्यालय के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें वो लगातार एक्टिव है, और देश के अंदर जब भी एससी एसटी की बात हो, बहुजनों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार की बात हो, प्रियांशी आर्या ने आवाज़ उठाई है, चाहे वो विश्वविद्यालय के बाहर हो या फिर अंदर हो। राजनीतिक तौर पे या सामाजिक तौर पे जब महिलाएं पिछड़ी जाति से, बैकवर्ड कम्युनिटी से, दलित या आदिवासी कम्युनिटी से जब बाहर आती है, लीड करती है, तो ये ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर का एक फीचर है कि वो हमेशा उसके चरित्र को लेकर बात करता है। और यहाँ प्रियांशी जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती है और जिस कम्युनिटी का वो को लीड करती है, जिसकी प्रतिनिधि वो है या फिर जिस संगठन की वो प्रतिनिधि है, वो तमाम कम्युनिटी को लेकर वो ऐसे बात करे, ऐसे लोगों से, मतलब ऐसे ही, मतलब कैसे लोगों से, ये तो वो ये इस देश का ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया बताएगा कि कैसे लोगों से बात करना बेकार है। वो चीज़ अब जब जेएनयू में बात होगी तो वो ये गाँव
हाथों में होने वाली वो बात नहीं है या फिर वो अपमान नहीं है जो कि उसे बर्दाश्त किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय है और जो कि चूँकि प्रीमियम विश्वविद्यालय है, देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, और वहाँ पर भी अगर यही बात होगी कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो है वो किसी भी संगठन में राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत माने या आर्थिक तौर पर मजबूत माने, लेकिन अपमान तो करते हैं। ये चीज़ आज यहाँ बाप्सा के साथ भी हुई, और ख़ासकर जब एक महिला लीडर है उस संगठन की, तो महिला के साथ हुई, तो यहाँ महिला विरोधी और जातिवादी विरोधी जो मानसिकता है वो अब एबीवीपी के साथ साथ आयशा में भी देखने को मिलती है। मांगे इनकी ये है कि उन्होंने इस बात को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वह एक महिला का अपमान कर रहे हैं, महिला नेता का अपमान कर रहे हैं, और एक ऐसे संगठन का जो कि तमाम SC ST OBC का जो है वो नेतृत्व करती है। तो फिलहाल इस बात को लेकर आपका क्या मानना है? इनकी मांगों को कैसे देखते हैं, और विश्वविद्यालय में हो रहे इस कास्टिज़्म को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहें नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।